नमस्कार। के न्यूज नेशनल के मंच पे आपका स्वागत है। मैं हूं जागृति। देखते हैं अब तक की देश विदेश की बड़ी खबरें। एक नजर हेडलाइंस पे। काबुल एयरपोर्ट पर हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। सहयोगी देशों ने लोगों से गुजारिश की है कि वे काबुल एयरपोर्ट से कहीं दूर चले जाएं। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में उछाल आया। इस बीच केरल में कोरोना के नए मामलों की संख्या एक बार फिर बेकाबू होती दिख रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने जिला शिक्षा अधिकारियों सहित 29 शिक्षा अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक के पूर्व अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए। भारतीय वायुसेना का एक फाइटर विमान MiG-21 बुधवार को बाड़मेर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। खबरें विस्तार से देखें तो काबुल एयरपोर्ट पर अभी हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई अन्य सहयोगी देशों ने लोगों से गुजारिश की है कि वे काबुल एयरपोर्ट से कहीं दूर चले जाएं। ब्रिटिश सरकार ने चेतावनी दी कि इस्लामिक स्टेट के आतंकियों की ओर से काबुल हवाई अड्डे पर मौजूद लोगों को निशाना बनाकर हमले किए जा सकते हैं। अफगानों का भी कहना है कि हामिद करजई हवाई अड्डे पर खूंखार आतंकी संगठन IS के हमले का खतरा है। यहीं अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन का भी कहना है कि तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट के चारों ओर अपनी ताकत बढ़ा ली है और इलाकों को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया है। काबुल में अमेरिकी दूतावास की ओर से विगत को बुधवार शाम को जारी किए गए एक अलर्ट में नागरिकों को सलाह दी गई है कि वह एयरपोर्ट और यात्रा करना टाल दें। जो लोग पहले से ही एयरपोर्ट के गेट पे मौजूद हैं, वह तत्काल वहां से चले जाएं। चूंकि यहां सुरक्षा संबंधित अस्पष्टता का खतरा है, ऑस्ट्रेलिया ने सभी को सतर्क करते हुए कहा कि लोगों को एयरपोर्ट से दूर रहना चाहिए। वहीं ब्रिटेन के सशस्त्र बलों के मंत्री जेम्स हैपी ने कहा कि एक बड़े हमले की बड़ी विश्वसनीय रिपोर्ट आई है, इसीलिए लोगों को एयरपोर्ट से दूर चले जाना चाहिए। बाकी जानकारी में एयरपोर्ट पर नाटो के राजनयिक ने बताया कि यह खतरा आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट की ओर से है। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में उछाल आता नजर आ रहा है। इसी बीच केरल में कोरोना के नए मामलों की संख्या एक बार फिर बेकाबू हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सचिव राजेश भूषण ने कहा कि देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 46,000 नए मामले सामने आए। इनमें से 55% मामले केरल में हैं। बाकी राज्यों में अभी भी कोविड के मामलों में गिरावट दिखी जा रही है। उन्होंने कहा कि केरल में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में 10,000 से 1 लाख सक्रिय मामले दर्ज है। केरल का योगदान 51%, महाराष्ट्र में 16% और बाकी 3 राज्यों का योगदान देश के 4 से 5% कोरोना मामलों है। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के केस 40,000 से ज्यादा दर्ज किए गए। बीते दिन 46,164 नए केस सामने आए थे। 607 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से 34,000 मरीज ठीक हुए, जिसके बाद ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ हो चुका। वहीं रिकवरी रेट 97.63% रहा है। भारत में एक्टिव केस की संख्या देखें तो अभी 3,33,725 है। वीकली पॉजिटिविटी रेट 2.2% है, जो कि पिछले 62 दिनों में 3% से नीचे है। वहीं डेली पॉजिटिव रेट 2.98% है। केरल में एक दिन में 31,442 जितने मामले सामने आए हैं। मृतक के साथ राज्य में संक्रमण के मृतक संख्या 19,972 पहुंच गई। पिछले सप्ताह कुल कोरोना के मामलों में 58% केरल से मामले सामने आए थे। मध्य प्रदेश सरकार ने जिला शिक्षा अधिकारियों सहित 19 शिक्षा अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इनमें से दतिया जिला शिक्षा अधिकारी संजय श्रीवास्तव को शिवपुरी का जिला शिक्षा अधिकारी बनाया गया। शिवपुरी के जिला शिक्षा अधिकारी दीपक पांडे को प्रभारी प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय ग्वालियर पद पर स्थित किया गया है।
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बुधवार को जारी एक आदेश के मुताबिक शाजापुर के जिला शिक्षा अधिकारी यूएस भिंडे को उप संचालक राज्य शिक्षा केंद्र, नरसिंहपुर के जिला शिक्षा अधिकारी रवि बघेल को सिवनी जिला शिक्षा अधिकारी और संयुक्त संचालक ग्वालियर एस के मिश्रा को दमोह का जिला शिक्षा अधिकारी घोषित किया गया। प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी रायसेन आनंद शर्मा को प्रभारी जिला अधिकारी उज्जैन सिलेक्ट किया गया। रमानाहट को प्राचार्य डाइट से देवास बनाया गया है। कुमार चतुर्वेदी को प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी के तौर पर शाजापुर पे भेजा गया। मंडला सुनीता बर्वे को प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी मंडला के तौर पर भेजा गया है। इसके अलावा कई और शिक्षा अधिकारियों के भी तबादले तंत्र ने किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज यूनिटेक के पूर्व अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया। शीर्ष कोर्ट ने गुरुवार को निर्देश दिया कि यूनिटेक के तत्कालीन प्रमोटर संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को दिल्ली की तिहाड़ जेल से मुंबई की आर्थर रोड जेल और महाराष्ट्र की तलोगा जेल में स्थानांतरित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि दोनों ही आरोपियों संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को आर्थर रोड जेल और तलोजा जेल में कोई अतिरिक्त सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की पीठ ने कहा कि संजय और अजय चंद्रा के आचरण के बारे में प्रवर्तन निदेशालय की 2 रिपोर्ट मिली है। दोनों ही रिपोर्टों में तिहाड़ जेल के कर्मचारियों की मिलीभगती और अदालत के अधिकार क्षेत्रों को कम आंकने के कुछ गंभीर और परेशान करने वाले मुद्दे भी उठाए गए थे। कोर्ट ने निर्देश दिया कि दिल्ली पुलिस आयुक्त चंद्रा के संबंध में तिहाड़ जेल के कर्मचारियों के आचरण के बारे में व्यक्तिगत रूप से जांच करे और 4 सप्ताह के भीतर अदालत को उसका रिपोर्ट सौंपे। सुप्रीम कोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए ईडी ने कहा कि उसने यहां एक गुप्त भूमिगत कार्यालय का पता लगाया है जिसे पूर्व यूनिटेक के संस्थापक रमेश चंद्र द्वारा संचालित किया जा रहा था। पैरोल या जमानत पर उनके बेटे संजय और अजय द्वारा दौरा किया गया था। भारतीय वायुसेना का एक फाइटर विमान MiG-21 बुधवार को बाड़मेर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह विमान हादसा पाकिस्तान सीमा से लगे इलाके में हुआ। विमान क्रैश होने के दौरान पायलट खुद को सुरक्षित बचाने में सफल रहा। भारतीय वायुसेना के मुताबिक उनका विमान ट्रेनिंग सॉर्टी पर था। सैन्य प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने बताया कि भारतीय वायुसेना का MiG-21 हादसे के बाद पायलट ने खुद को सुरक्षित तरीके से विमान से इजेक्ट कर लिया। हादसे के बाद विमान के गिरने के मौके पर मौजूद कच्चे 56 पूरा मकानों में भी आग लगी। बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के अनुसार विमान भूरटिया गांव के पास गिरा था। उन्होंने कहा कि विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। चाय तैयार है। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन, बहाने कम पड़ जाएंगे पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल। ब्रेक के बाद के न्यूज नेशनल के मंच पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। कोविड-19 महामारी की वजह से डिजिटल कार्य रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। खास बात है कि लोग ऑनलाइन रहने के शिकार हो गए। साइबर सिक्योरिटी कंपनी नॉर्टन लाइफ लॉक के वैश्विक अध्ययन के मुताबिक 66% यानी हर 3 में से 2 भारतीय महामारी के कारण ऑनलाइन रहने की आदत के शिकार हो गए हैं। अध्ययन में शामिल 74% भारतीयों ने माना कि स्क्रीन के सामने जितना समय बिताते हैं उनसे उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ता है। 55% का कहना है कि इस आदत की वजह से उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। नॉर्टन लाइफ लॉक के भारत एवं सार्क देशों के निदेशक रितेश चोपड़ा का कहना है कि महामारी ने उन कार्यों के लिए
स्क्रीन पर निर्भरता बढ़ा दी है जिन्हें ऑफलाइन किया जा सकता है। हालांकि हर व्यक्ति के लिए अपने ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन समय के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है, ताकि स्वास्थ्य और उससे भी ज्यादा उनके बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर न पड़े। अध्ययन में घर पर रहने के दौरान उपभोक्ताओं के ऑनलाइन व्यवहार की समीक्षा भी की गई। 1000 से ज्यादा भारतीय वयस्कों पर द हैरिस पॉल की ओर से किए गए ऑनलाइन अध्ययन में 82% लोगों ने कहा कि शिक्षा और पेशेवर कार्य के लिए इस्तेमाल किए गए अलग अलग डिजिटल स्क्रीन के सामने बिताने वाला उनका समय महामारी के दौरान काफी ज्यादा बढ़ गया। भारत में एक वयस्क पेशेवर या शिक्षा कार्यों से अलग स्क्रीन पर हर दिन औसतन 4.4 घंटे गुजारता है। स्मार्टफोन वह आम उपकरण है जिसके इस्तेमाल में काफी ज्यादा समय लोग गुजार रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जारी खींचतान के बीच पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने राजस्थान की राजधानी छोड़ फील्ड के दौरे करने की रणनीति बनाई। पायलट ने गहलोत के गृह क्षेत्र में सियासी दौरे की शुरुआत कर दी। सचिन पायलट की अब लगातार फील्ड में सक्रिय रहकर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में दौरे करने की रणनीति है। फील्ड के दौरे के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पायलट लगातार दौरे करेंगे। उनके फील्ड दौरे से कांग्रेस की सियासत गरमाएगी। सचिन पायलट के रणनीतिकारों ने टाइमिंग का भी ध्यान रखा है। रणनीतिकारों ने सियासी महत्व के इलाकों और इवेंट्स को छांटकर उनमें पायलट के लिए दौरे तय किए। प्रदेश के हर इलाके में पायलट की पहुंच बनाने की रणनीति पर काम अभी जारी है। पायलट अब जल्द नहली शहर का दौरा करेंगे। सचिन पायलट के फील्ड दौरे के पीछे समर्थकों में जोश भरने की कवायद है। लंबे समय से कोरोना की लहर की वजह से नेताओं के दौरे बंद थे। फिर से हालात सामान्य हुए हैं, इसलिए पायलट ने दौरे पर निकलने का फैसला लिया। सियासी जानकारों के मुताबिक सचिन पायलट अब जनता के बीच रहने वाले नेता की छवि बनाना चाहते हैं, इसीलिए इलाकेवार दौरे करने की रणनीति उन्होंने बनाई। सियासी अहमियत रखने वाले हर इलाके में कार्यक्रमों में जाने की भी तैयारी है। पायलट ने पिछले 3 दिन में बाड़मेर, जोधपुर, अजमेर और अलवर जिले के दौरे करके सियासत को गरमावा दिया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और एआईसीसी के महासचिव हरीश रावत पंजाब प्रदेश प्रभारी का प्रभार छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने इसके लिए पोस्ट कोविड इफेक्ट को मुख्य वजह बताई। इसके अलावा वर्ष 2022 में आगामी चुनाव में वो उत्तराखंड में अपनी सक्रियता बढ़ाना चाहते हैं। खास बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि जब से वह कोविड से उबरे हैं, वह तमाम स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से 2-4 हो रहे हैं, इसलिए वह थोड़ा आराम भी चाहते हैं। इस संबंध में वह पार्टी हाईकमान से बात करने वाले हैं, लेकिन इसी बीच पंजाब का मसला आ गया। वो शीघ्र ही इस विषय में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलकर पंजाब का प्रभार उनसे वापस लेने का आग्रह करेंगे। उन्होंने कहा कि जब वह असम के प्रभारी थे तो उन्होंने वहां विकट भौगोलिक परिस्थितियों में भी काम किया। वह प्रत्येक जिले और तहसील तक घूमे हैं। असम में मुकाबले पंजाब नजदीक होने के और दूसरी कई वजहों से सुलभ है, लेकिन अब वह थोड़ा आराम करना चाहते हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड कांग्रेस को मजबूत करने की दिशा में भी वो काम करना चाहते हैं। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के कार्यों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि कैप्टन ने पंजाब के किसानों को गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाकर तोहफा दिया। उन्होंने कहा कि बिजली बिल के मुद्दे पर कुछ विधायकों ने नाराजगी जताई, लेकिन इस बात पर बात कर ली गई। पंजाब के विधायकों ने कुछ स्थानीय मसले भी उठाए, उन पर कैप्टन के अलावा पार्टी हाईकमान से अलग से बात की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि विभिन्न राज्यों में कोविड के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं, हमें सावधान रहना होगा, अतिरिक्त स्थिति बरतनी होगी। कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाना बहुत जरूरी है। रात्रि 10 बजे के बाद रात्रिकालीन कर्फ्यू को प्रभावी बनाया जाए। पुलिस टीम हूटर बजाकर समय से पूर्व एक चेतावनी जारी करे ताकि 10 बजे तक दुकानें बंद हो जाए, लोग अनावश्यक सड़कों पर न घूमें। वह गुरुवार को टीम 9 के साथ बैठक कर राज्य में कोरोना की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एग्रेसिव टेस्टिंग और त्वरित ट्रीटमेंट की नीति के साथ तेज टीकाकरण की नीति से उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण नियंत्रित स्थिति में है।
प्रदेश में अब तक 7,12,89,637 टेस्ट हो चुके। यह देश के किसी भी राज्य द्वारा की गई सर्वाधिक कोविड टेस्टिंग है। 25 अगस्त तक 6,60,82,000 से अधिक वैक्सीन के डोज लगाए हैं। 5,55,94,000 से अधिक लोगों ने टीके की कम से कम एक डोज जरूर ले ली। लगातार कोशिशों से उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की स्थिति हाल नियंत्रण में। संक्रमण दर न्यूनतम स्थिति में 24 घंटों में हुई 2,16,629 सैंपल की टेस्टिंग में से 60 जिलों में से एक भी नया मरीज नहीं पाया गया। मात्र 19 नए संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश में कुल एक्टिव केस की संख्या 342 है। कोविड रिकवरिंग दर 98% है, जबकि बीते 24 घंटों में पॉजिटिविटी दर 0.01% पर टिका हुआ है। सूरत में अभी उड़ान में बाधा बन रही इमारतों का मामला गरमाया है। एयरपोर्ट के रनवे पर विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ में अवरोध बनने वाली इमारतों के 1440 फ्लैट के टूटने का खतरा बढ़ गया। अपने आशियाने बनाने को प्रभावित फ्लैट धारक सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। बुधवार को फ्लैट धारकों ने वेसू में महापंचायत की। फ्लैट धारकों ने आरोप लगाया कि बिल्डरों ने पहले उन्हें गुमराह किया और अब सहयोग नहीं कर रहे हैं। अवरोध बनने वाली इमारतों का मामला गुजरात हाई कोर्ट में भी चालू है। कोर्ट ने 30 नवंबर तक का मनपा को कंप्लायंस रिपोर्ट सौंपने को कहा है और 2 सितंबर से पहले इन इमारतों के अवरोध बनने वाले हिस्से को तोड़ने का आदेश दिया जाएगा। इससे इन इमारतों के फ्लैट धारक अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। फ्लैट धारक अपने अपने स्तर पर बैठकें कर रहे हैं। इनमें 2 विकल्पों पर चर्चा हो रही है। कुछ निवासी अपनी तरफ से वकील करके कोर्ट जाना चाहते हैं, तो कुछ हस्ताक्षर करके अपने बिल्डर के माध्यम से अपना पक्ष कोर्ट में रखना चाहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यदि उन्हें लीगल अनुमति मिलती है तो वे कोर्ट में बिल्डर के खिलाफ अपना पक्ष रखेंगे। जिन इमारतों को नोटिस जारी हुई है उनमें कुल 25,000 लोग प्रभावित होंगे। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। પ્રજાના પ્રાણ પ્રશ્નોને વાચા આપે છે કે ન્યૂઝ। વાત ગામડાની હોય કે ખેડૂતના ખેતરની, કૃષિ બજારની હોય કે મોંઘવારીના માર્ગની, મહિલાની મૂંઝવણ હોય કે નાના વેપારીના મનની ગૂંચવણ, વિદ્યાર્થીની વાત, પ્રજાને મૂંઝવતી તમામ વાત એટલે જનતાની વાત। ઉઠાવો ફોન અને ડાયલ કરો। કે ન્યૂઝ રજૂ કરશે જનતાની વાત જનતાના મુખે। દર રવિવારે સાંજે 7:30 થી 9:30 મેરેથોન માહિતી રજૂ કરતો ફોન ઇન કાર્યક્રમ જનતાની વાત। ब्रेक के बाद एक बार फिर के न्यूज नेशनल के मंच पे आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2 दिन के दिल्ली प्रवास में राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल के साथ बैठक की। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से चल रहे राजनीतिक संकट के चलते भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच घमासान बढ़ता ही जा रहा है। बघेल ने साफ कर दिया कि वह आलाकमान के निर्देश पर ही इस्तीफा देंगे। सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का जब तक आदेश है मैं मुख्यमंत्री पद पर बना रहूंगा और जब वो कहेंगे इस पद से मैं इस्तीफा दे दूंगा। जो 2.5 साल का राग आलाप रहे हैं वो राजनीतिक अस्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे कभी सफल नहीं होंगे। सीएम बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बुधवार को कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सीएम बघेल रायपुर वापस लौट गए। रायपुर हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि 2 दिन के दिल्ली प्रवास में राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल के साथ बैठक की गई है, जिसमें विकास योजनाओं पर, लॉकडाउन पर भी चर्चाएं हुई थी। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार के 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इसके बाद से ही अब अटकलें लगाई जा रही थी कि मंगलवार को दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बघेल के साथ होने वाली बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पद से बंटवारे के फॉर्मूले पर चर्चाएं हो सकती है, लेकिन बैठक में शामिल नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए साफ कह दिया कि इस मामले पर फिलहाल कोई चर्चा नहीं हुई।
आधुनिक साफ तकनीक भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जेट विमानों को दुश्मन के इंफ्रारेड राडार व मिसाइलों के खतरों से बचाने में काम लगेगी। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की पुणे स्थित हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी व जोधपुर की रक्षा प्रयोगशाला ने विकसित किया है। रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर के निदेशक रविंद्र कुमार के तकनीकी के बारे में बताया, आज के युग में इलेक्ट्रॉनिक रणनीति का दायरा लगातार बढ़ रहा है। महंगे लड़ाकू जेट विमानों को इससे बचाना महत्वपूर्ण हो गया है। इसी साफ तकनीक की रक्षा उद्योगों को दिया जाना चाहिए ताकि भारतीय वायुसेना में उनकी बढ़ी हुई मांग को समय से पूरा किया जा सके। आधुनिक साफ तकनीक भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जेट विमानों को दुश्मन के इंफ्रारेड राडार मिसाइल के खतरों से बचाने में काम आएगी। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की पुणे स्थित हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी व जोधपुर की रक्षा प्रयोगशाला ने विकसित किया है। ये रक्षा उद्योगों को दे देना चाहिए ताकि भारतीय वायुसेना में इनकी बढ़ी हुई मांग को समय से पूरा किया जा सके। अफगानिस्तान संकट लगातार गहरा जा रहा है। तालिबान के कब्जे के बाद से रूस लगातार बयानबाजी कर रहा है। अब खबर ये मिली है कि रूस संकट की इस घड़ी में अफगानिस्तान के घरेलू मामलों में दखल नहीं करेगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद यहाँ के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। ऐसे में रूस उनके घरेलू मामलों में दखल नहीं करेगा। रूसी एजेंसी तास द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आगे बताया कि हम स्वाभाविक रूप से अफगानिस्तान के घरेलू मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और ना ही हमारे सशस्त्र बलों को इस संघर्ष में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही पुतिन ने कहा कि यहाँ पर स्थिति कठिन बनी हुई है, हालांकि रूस की इस पर कड़ी नजर है। राष्ट्रपति ने एक सम्मेलन में कहा कि सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन में अपने सहयोगियों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं। तालिबान ने अफगान के खिलाफ आक्रामक अभियान शुरू किया था। उसके बाद 15 अगस्त 2021 के दिन तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था और इससे हम सबको सबक लेना चाहिए। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अशरफ गनी ने देश छोड़ा। हालांकि उसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने आकर देश छोड़ने की वजह भी बताई थी। असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत देश के करोड़ों कारीगरों को आज मोदी सरकार बड़ा तोहफा देगी। सरकार कामगारों के हितों को ध्यान में रखते हुए ई श्रम पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। सरकार यह पोर्टल आज ही लॉन्च कर रही है। लॉन्च के बाद श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। यह मजदूरों का डेटाबेस होगा। इसकी मदद से सरकार सोशल सिक्योरिटी स्कीमों को उनके दरवाजे तक पहुंचा पाएगी। इससे पहले केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने श्रम पोर्टल का लोगो लॉन्च किया था। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव का कहना था कि यह हमारे राष्ट्र निर्माता और हमारे श्रम योगियों का राष्ट्रीय डेटाबेस रहेगा। सरकार का लक्ष्य अपनी सोशल सिक्योरिटी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। इसी के लिए अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के 38 करोड़ वर्करों का नेशनल डेटाबेस यानी कि ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया। इस डेटाबेस में मजदूर, प्रवासी मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले, घरेलू कामगार, कंस्ट्रक्शन वर्कर, गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर, खेतीहर मजदूर और असंगठित क्षेत्र के दूसरे वर्कर रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। डेटाबेस के लॉन्चिंग के बाद श्रमिकों को स्वयं अपना पंजीकरण करना होगा। उनको अपने नाम, पेशा, पता, पैसे का प्रकार, शैक्षणिक योग्यता, कौशल और पारिवारिक विवरण आदि की पूरी जानकारी पोर्टल पर देनी होगी। यूनिक अकाउंट नंबर का एक रजिस्ट्रेशन कार्ड बनाया जाएगा जिसे ई श्रम कार्ड नाम दिया गया। संगठित और प्रवासी श्रमिकों के डेटाबेस के आधार के साथ जोड़ा जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच लीड्स में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में कोहली की टीम मजा 78 रन पर ऑल आउट हो गई थी। इंग्लैंड ने बिना कोई विकेट खाए 120 रन भी बनाए। इस मजबूत पोजीशन से इंग्लैंड सपोर्टर्स काफी खुश है। ये खुशी और उत्साह लीड्स में भी दिखा। बॉलिंग के बाद बाउंड्री पर फील्डिंग करते सिराज को कुछ दर्शकों ने चिढ़ाकर स्कोर पूछा। सिराज ने भी करारा जवाब दिया। भारतीय तेज गेंदबाज में इशारे में कहा भारत सीरीज में 1-0 से आगे हैं। सिराज पर दर्शकों ने फील्डिंग के दौरान गेंद भी फेंकी थी। पहले दिन के मैच खत्म होने के बाद भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज
ऋषभ पंत ने खुलासा किया कि फील्डिंग के दौरान तेज गेंदबाज व मोहम्मद सिराज पर दर्शकों ने गेंद फेंकी थी। इसी के बाद भारतीय कप्तान कोहली काफी गुस्से में थे और उन्होंने सिराज की गेंद बाहर फेंकने के लिए कहा। कोहली का गुस्सा कैमरों में भी साफ नजर आया। पंत ने कहा कि दर्शकों से मैं किसी न किसी ने सिराज पर गेंद मारी थी, इसलिए कोहली नाराज थे। आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं कह सकते हैं, परंतु फील्डरों पर चीजें फेंकना सही बात नहीं है। मोहम्मद सिराज इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2 टेस्ट में 11 विकेट ले चुके हैं। लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट में उन्होंने 8 विकेट ली थी। पहली पारी में 30 ओवर में 94 रन देकर 4 विकेट लिए। वहीं दूसरी पारी में 10.5 ओवर में 32 रन देकर उन्होंने 4 विकेट झड़पे थे। मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और ईशांत शर्मा की मौजूदगी वाली तेज गेंदबाजी चौकड़ी से सबसे युवा सदस्य हैं। अभी खबरों में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए जुड़े रहें के न्यूज के साथ। नमस्कार।